जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर हम यहाँ पे यूपी और इंडिया दोनों के संबंध में देखेंगे कि एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं और फ्यूचर में भी इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो टॉपिक्स हमारा है चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर, ऑफ यूपीस एग्रीकल्चर, है ना, यूपीस एग्रीकल्चर, यानी कि उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर या कृषि संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। कृषि संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले यहाँ पे हेडिंग्स को देख लेंगे, उसके बाद एक एक हेडिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। नंबर 1 में चैलेंज में मैंने मेंशन किया स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट नंबर में सीड, क्वालिटी ऑफ सीड्स, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू द फार्मर्स। नेक्स्ट आपका मैन्योर्स, फर्टिलाइजर एंड बायोसाइड्स। नेक्स्ट आपका वाटर स्ट्रेस एंड इरिगेशन इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट आपका लेक ऑफ सॉयल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट नंबर आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 7th नंबर पे मार्केट एक्सेस एंड प्राइस रियलाइजेशन। 8th नंबर पे क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कवरेज। 9th नंबर पे टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन गैप। 10th नंबर पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। 11th नंबर पे लो प्रोडक्टिविटी एंड रीजनल वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसके बाद एक नोट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। और ये सारे चैलेंजेस हैं, ये टोटल 10 से 11 मतलब कि पॉइंट्स हो रहे हैं। हमने ट्राई किया कि उत्तर प्रदेश या इंडिया से रिलेटेड जो भी मेजर चैलेंजेस हैं किसानों के और किसानी से, दोनों मैंने डिस्कस किया है कि किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं या किसानी से क्या रिलेटेड समस्याएं हैं। तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स दोनों, एग्रीकल्चर फार्मर या फार्मर एंड फार्मिंग दोनों में क्या क्या चुनौतियां हैं आज के समय, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे इंडिया की हो। नंबर 1 पे आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इकोनॉमिकली अनवायबल स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, यानी कि ज्यादातर फार्मर्स आप देखेंगे उनके पास लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटा है। इंडिया की बात करें तो 2021 के सेंसस में, यानी कि जो एग्रीकल्चर या लैंड सेंसस होता है, तो एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार 2021 में इंडिया का जो लैंड एवरेज लैंड होल्डिंग हुआ करता था वो 0.74 हेक्टेयर हुआ करता था। अगर यूपी की एवरेज लैंड होल्डिंग देखेंगे तो 2015-16 का ही हमें डेटा मिल पाया, उसके मुताबिक 0.73 हेक्टेयर था। यानी कि एक किसान के पास एक फैमिली जो किसान की है, तो किसान की एक फैमिली के पास एवरेज लैंड होल्डिंग 0.73 हेक्टेयर्स है यूपी में 2015 या 16 के अनुसार। वहीं पूरी इंडिया लेवल पे 0.74 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग थी 2021 के डेटा के अनुसार, ठीक। देखिए इसका रीजन क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो इनहेरिटेंस लॉज हैं, यानी कि कानूनी देवपेज, जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती है वो ऑफ स्प्रिंग में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण आने वाली नस्ल के पास बहुत ही स्मॉल पैच ऑफ लैंड बचता है। इसको हमने मेंशन किया इनहेरिटेंस लॉस। कारण क्या है, रीजन यहाँ पे इनहेरिटेंस लॉस। इनहेरिटेंस लॉस के कारण बहुत ही स्मॉल पैच ऑफ लैंड एक बंदे की होती है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और लागत ज्यादा लगेगी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। लैंड बिलोंग टू फादर्स एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑफ स्प्रिंग्स, जो भी बच्चे होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उनमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
उसके बाद बच्चों की जब बच्चे होंगे तो चौथी नस्ल में आते आते बहुत स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर हेड होगा, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट मेड़ बांधने में यानी कि लैंड के पार्टीशन में खर्च हो जाएगा। जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। इकोनॉमिक लॉस इन प्रोडक्शन, ए लॉट ऑफ सीड, इरिगेशन, वाटर एंड बाउंड्रीज, फर्टिलाइजर, केमिकल्स आर वेस्टेड। इस छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड होने के कारण इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें लॉस हो जा रही हैं, जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन से रिलेटेड पावर हो गया, केमिकल्स हो गया, सीड्स हो गया, और बाउंड्री बांधने में यानी मेड़ जिसे कहते हैं खेत को, बहुत सारा हिस्सा ज़मीन का उसी में आपका वेस्ट हो जाता है। लेस मैकेनाइजेशन बाई स्मॉल फार्मर्स, नाबार्ड। तो स्मॉल फार्मर्स हैं, सबके पास छोटे छोटे आपका पैच ऑफ लैंड है खेती करने के लिए। स्मॉल फार्मर के पास इकोनॉमिक परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स खरीद पाएँ, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करा सकें। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ना होने का एक कारण क्या है? ज़्यादातर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं। अगर यूपी की बात करें तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर टोटल फार्मर्स के लगभग 92% हैं उत्तर प्रदेश में। 92% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की भागीदारी है उत्तर प्रदेश में। उनके पास परचेजिंग पावर या परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या टूल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर को मैकेनाइज वे में खेती कर पाएँ। ये डेटा हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया नाबार्ड का, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका एक डेटा ये था, एक सर्वे है कि लेस मैकेनाइजेशन बाय स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर का तो हालत और ज़्यादा दयनीय है कि वो अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्न पैटर्न पे नहीं कर पाते हैं। जो बिग फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर या मिडिल फार्मर हैं, वो लिटिल बिट कहीं ना कहीं इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, आपका AI हो गया, IoT हो गया, या फार्म्स हो गए, कल्टीवेटर्स हो गए, फार्मेस्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ही इसका सॉल्यूशन है कि जो बिखरे हुए पैचेज ऑफ लैंड हैं उनको एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दिया। किसी का इस गांव में 2 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा उस गांव में ज़मीन है, तो इस तरह की सारी ज़मीन को एक बंदे की एक जगह कलेक्शन वे में किया जाए। ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ही इसका एक तरह से सॉल्यूशन है। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई बार स्टेप उठाए हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने और कई एक बार कानून बनाए। जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, हम उसमें सीक्वेंस वाइज उस लॉ को आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉ बनाए गए उत्तर प्रदेश में, उसमें यूपी PCS में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो जब उसका नंबर आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लैंड होल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाए गए थे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे USA एज ए केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। USA में हुआ ये था कि एक टाइम ऐसा आया कि लोगों के पास स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड थे, बहुत बड़े बड़े साइज नहीं हुआ करते थे एग्रीकल्चर ज़मीन की, लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकल पाती थी। एक टाइम ऐसा आया कि ज़्यादातर लोग शहर की तरफ माइग्रेट हो गए और अपनी ज़मीन आजू बाजू के लोगों को देते चले गए, या तो रेंट पे या बेच करके चले गए। फिर एक समय ऐसा आया बाद के दिनों में कि किसी एक बंदे के पास अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ के फार्म हाउसेस होते हैं और बहुत बड़ी एरिया में एक बंदा ही खेती करता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ से गाँव छोड़ करके शहर की तरफ मूव कर चुके थे। इंडिया की कंडीशन में भी आज नहीं कल को अपने आप ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ चले जाएंगे और जो गांव में कुछ ही लोग बचेंगे वही खेती करेंगे। फिर उनके पास भी पैच ऑफ लैंड बहुत बड़े बड़े होंगे, बट ये अपने आप हो जाएगा, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वालिटी ऑफ सीड, क्या किसानों के पास अवेलेबल है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज और समस्या है। तो गुड क्वालिटी सीड्स आर आउट ऑफ रीच टू मेजॉरिटी फार्मर्स। मेजॉरिटी फार्मर्स का मतलब कि स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के पास क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं होती। दूसरे नंबर में अपने यहाँ जो सीड का सिस्टम है वो हर साल सीड खरीदना पड़ता है किसान को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पार्टिकुलर जो उसका एक तरह से जो DNA होता है
जो जिसके कारण कि वो अगली नस्ल उसकी ग्रो नहीं कर सकती सीड की। तो हर बार कंपनी से आपको सीड खरीदना पड़ता है, और कंपनियों का पहरा है या कंपनियों की दबंगई कहिए या उनका एक तरह से इन्फ्लुएंस होना। और किसान का एक पार्टिकुलर अमाउंट लागत हर साल सीड्स के लिए जाता है, खासकर एग्रीकल्चर की सीड्स के लिए, मतलब कि पैडी की सीड के लिए। गेहूं में ये फार्मूला उतना अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो जो किसान पैदा करता है उसी को सीड्स के तौर पे अगले साल यूज कर लेता है, अपने अनाज को ही, घर के पैदा की हुई अनाज को। बट मेनली जो आपका वीट है, सॉरी ये राइस है यानी कि पैडी, उसमें आपको कंपनियों की सीड्स को ही यूज करना होगा। हाइब्रिड करके वो प्रॉपर वे में पैदा करते हैं, और पार्टिकुलर जीन को वो डेट कर देते हैं, ताकि अगली नस्ल अगली बार वो अपने आप उस धान को या राइस को यूज करेंगे तो वो पैदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो स्मॉल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, जिसके कारण वो मोस्टली इसका शिकार हैं और क्वालिटी ऑफ सीड उन तक नहीं पहुंच पाती है। मैन्योर्स, फर्टिलाइजर एंड बायोसाइड्स, दिन ब दिन आपके पास इसकी शॉर्टेज होती जा रही है। मैन्योर्स यानी कि जो देसी खाद जिसे हम कहते हैं, गोबर कह सकते हैं, और देसी जो खाद है ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स वगैरह, यानी कि जो ट्रेडिशनल वे था कीटाणु को मारने के लिए, उन सब का यूज़ दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, और उसका एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। कॉस्टली बियॉन्ड रीच, यानी कि एक तो ज़रूरत भर उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती, और दूसरे नंबर पे वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है और लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। काउ डंग केक्स यूज एज ए फ्यूल, बहुत भारी मात्रा में जो काउ डंग है, काउ डंग का मतलब गोबर या ओपले, जिसको कि फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे यूज करते हैं गांव में। जबकि उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि उसकी जगह पे गैस यूज किया जाए या लकड़ी यूज किया जाए, और उन ओपलों को या कंडे या गोबर के जो भी हैं उसको खाद के तौर पे यूज होना चाहिए, आपका मेन्योर के तौर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है आज के यूपी के गाँव में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाटर स्ट्रेस एंड इरिगेशन इनएफिशिएंसी। इरिगेशन से रिलेटेड अगर समस्याओं की बात करें तो बहुत भारी मात्रा में इरिगेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं यूपी फेस कर रहा है। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन वगरीज ऑफ मानसून। वगरीज ऑफ मानसून का मतलब कि उत्तर प्रदेश का बहुत भारी एरिया किसानी का कार्य आपका मानसून पर निर्भर है। जो एरियाज ऐसे हैं जहां पे इरिगेशन होती है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर से या नहर भी है, तो बिना बारिश हुए नहर में पानी भी फ्लो नहीं होता, या ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डीप में पेनिट्रेट कर जाता है और ट्यूबवेल या बोरवेल सूख जाते हैं। इसलिए सारी की सारी प्रक्रिया आपकी कहीं ना कहीं मानसून या नेचुरल रेनफॉल पर निर्भर है। मानसून ही डिसाइड करता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को। अगर मानसून का अराइवल, मानसून का डिले हो जाना, मानसून का एक तरह से ब्रेक हो जाना, यानी बीच में गैप हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो फिर किसानों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम नेचर पर आधारित है खेती का, जिसकी समस्या से किसान पीड़ित हैं। डोमिनेंस ऑफ फ्लड इरिगेशन, ज़्यादातर किसानों को आपने देखा होगा कि इरिगेशन के मामले में वो फ्लड इरिगेशन का मेथड यूज करते हैं। फ्लड इरिगेशन से तात्पर्य है कि डायरेक्टली नाली बना करके पानी उसी में डाल देते हैं, वो खेत भर में पूरा पानी एक तरह से फैल जाता है। फ्लड इरिगेशन से लगभग 30 to 40% ही वाटर यूज हो पाता है, और बाकी रिमेनिंग इफिशियंसी फ्लड इरिगेशन की हार्डली 30 to 40% है। जो स्प्रिंकलर यानी माइक्रो इरिगेशन में, जैसे स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, यह आपका 80 से 90%। स्प्रिंकलर अगर 60 to 70% इफिशियंट वाटर कंज्यूम होता है, यूज हो जाता है, तो वहां पे जो ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन का एक मेथड है, एक टेक्निक है, उसमें आप 90 से +% वाटर का कंज्यूम या यूज कर ले जाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन या जो भी माइक्रो इरिगेशन है, इंडिया लेवल पे हम देखते हैं तो हार्डली 11% ही हमारे पास ड्रिप माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस में है इंडिया लेवल पे। यूपी में तो मुझे लगता है कि 4 to 7% ही माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस में होगा।
ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में आपका फ्लड इरिगेशन का मेथड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में वाटर का वेस्टेज हो जाता है और इसकी वाटर यूज इफिशियंसी भी बहुत कम है। वो एग्जैक्टली जड़ों में नहीं पहुंचता है, पूरे खेत में फैल जाता है वाटर और उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, वाटर इफिशियंट वे में यूज नहीं हो पाता है। तो फ्लड इरिगेशन की डोमिनेंसी है मेथड डिस्पाइट देयर हाई वाटर वेस्टेज, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में फ्लड इरिगेशन वाले मेथड से पानी का वेस्टेज हो जाता है। पानी आपको कहीं से कहीं आपका एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे अंडरग्राउंड से या आपका नहर से, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पावर सप्लाई की, चाहे वो आपका डीजल यूज़ करें आप। तो एनर्जी का बहुत भारी मात्रा में जिस तरह से वाटर आपका यहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप वेस्ट कर देते हैं। एनर्जी वेस्ट करने का मतलब बहुत हाई मात्रा में आप CO2 भी रिलीज करते हैं, जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और उतनी वेस्टेज होने के बाद भी आप उतना अमाउंट प्रॉपर यूज नहीं हो पाया आपका। वाइल माइक्रो इरिगेशन एडॉप्शन इज लो, माइक्रो इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ उसका एडॉप्शन बहुत कम है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। जब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में माइक्रो इरिगेशन लगभग 11% पहुंच चुका है। इरिगेशन इज इन यूपी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। अगर यूपी की वल्ली बात करें तो ग्राउंड वाटर पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। 68 से लेकर के 70% लमसम आपका इरिगेशन ग्राउंड वाटर से ही होता है। ओवर 3.7 मिलियन शैलो ट्यूबवेल्स एक्सट्रैक्ट अबाउट 41 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को लगभग 37 लाख ट्यूबवेल मिल करके, पूरे यूपी में लगभग 37 लाख ट्यूबवेल हैं या उससे ज्यादा, वो मिल करके 41 बिलियन क्यूबिक जो है मीटर पानी के अंडरग्राउंड से वो एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में खाली एनुअली, मतलब साल भर में कितना पानी अंडरग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं किसान, लगभग 41 बिलियन ऑफ क्यूबिक मीटर। और कितने ट्यूबवेल? मोर देन 37 लाख ट्यूबवेल मिल करके ये पानी, ज्यादा डेप्थ वाले को नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, जो ऊपर से ही यूज कर रहे हैं, पानी को निकाल दे रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की बात चल रही है। दिस अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल ग्राउंड वाटर विड्रॉल इन द स्टेट। इसका मतलब कि टोटल ग्राउंड वाटर से जो निकाला गया पानी के लिए, चाहे वो हाउस होल्ड यूज के लिए हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री पर्पस के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, उस टोटल में से 90% हम एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए ही यूज कर जाते हैं या कंज्यूम कर जाते हैं। तो टोटल पानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो भी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, उसमें से 90% वाटर हम कंज्यूम कर जा रहे हैं वनली और वनली यूपी में एग्रीगेशन करने के लिए, खेती करने के में, सिंचाई करने के लिए। ऑलमोस्ट होल बुंदेलखंड फेस डिफिकल्टीज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन की अगर बात करें तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड कहीं ना कहीं इस समस्या से पीड़ित है या प्रताड़ित है और इरिगेशन की वहां पे समस्याएं सदियों से चली आ रही हैं। लेक ऑफ सॉयल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सॉयल हेल्थ और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट का मतलब कि जो सॉयल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। जो भी आपका सॉयल ऑर्गेनिक कंटेंट है वो आपका कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता जा रहा है। उसके बाद जो उसमें कार्बन कंटेंट है, पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि सॉयल का कार्बन कंटेंट भी घटा है, जो कि ऑर्गेनिक एक तरह से मटेरियल के तौर पे या इंग्रेडिएंट्स के तौर पे कार्य करता है। तो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूसेस, बहुत भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर हम या किसान यूज करते हैं, एंड मोनोक्रॉपिंग हैव लेड टू सीवियर सॉइल डिग्रेडेशन। मोनोक्रॉपिंग की प्रैक्टिसेस दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया लेवल पे बढ़ती चली जा रही हैं। मोनोक्रॉपिंग का मतलब कि सिंगल क्रॉप ही किसान उगाता है और बाकी किसान ज़्यादातर क्रॉप, जो मल्टीपल क्रॉपिंग हुआ करता था, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग हुआ करता था, उसको छोड़ करके सिंगल क्रॉप्स की तरफ मूव कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? आपका एमएसपी। एमएसपी कहीं ना कहीं मोनोक्रॉपिंग की तरफ किसानों को ले जा रहा है। सॉयल ऑर्गेनिक कंटेंट हैज डिक्लाइन। सॉयल ऑर्गेनिक कंटेंट भी कुछ दिनों पहले से देखा जा रहा है कि उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है।
उसके अलावा जो कार्बन कंटेंट है सॉयल का वो भी घटता चला जा रहा है। सॉयल इरोजन की समस्याएं यानी कि मृदा अपरदन की अगर समस्याओं की बात की जाए तो आप तराई एरियाज में देख सकते हैं कि वहाँ पे वाटर फ्लड के कारण या फ्लडिंग के कारण बरसात में बहुत भारी मात्रा में मिट्टी की कटाई छटाई होती है, जिसकी वजह से ऊपर का जो फर्टाइल सॉयल होता है वो उसका जो जान है उसमें जो दम है वो बह जाता है। तो फर्टिलिटी सॉइल की बहुत भारी मात्रा में लॉस होती है। इस तरह से सॉइल डिग्रेड हो जा रहा है आपके तराई एरियाज में। उसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल की क्वालिटी जो है लॉस हो रही है, घट रही है, या फर्टिलिटी लॉस हो रही है। आपके चंबल एरियाज में भी सॉइल इरोजन की समस्याएं बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल सकती हैं। स्टबल बर्निंग exacerbates एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन। स्टबल बर्निंग का मतलब क्या होता है? खासकर आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सारे जगह के किसानों में एक पार्टिकुलर नई परंपरा पिछले 7-8 सालों से नहीं देखी जा रही है। उसका कारण दो है। एक तो कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसका मेथड बदल गया, और दूसरे नंबर में आपका वेदर कंडीशन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। पहले टाइम पे बारिश अर्ली टाइम पे हुआ करती थी, वो 1-2 महीने डिले हो गई, जबकि जो रबी की क्रॉप है यानी ठंडियों वाली क्रॉप्स को पहले टाइम पे किसान नवंबर में या दिसंबर में लगा दिया करते थे, जबकि कटाई यानी कि धान की बहुत लेट होती जा रही है। पहले धान की कटाई अर्ली टाइम में होती थी, तो एक टाइम ड्यूरेशन मिलता था 20 से 25 दिन का। उसी टाइम पे जो भी पराली जिसे कहते हैं यानी कि स्टबल, वो आसानी से डिफ्यूज कर दिया जाता था, या ट्रेडिशनल वे में उसको डिकम्पोज कर दिया जाता था, और उसके ऊपर ये मैन्योर यानी कि गोबर वोबर डाल करके उसको अच्छे से खाद बनाया जाता था, नेचुरल खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट किया जाता था। वो सब ट्रेडिशन धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गए, और किसानों के पास बहुत कम टाइम होता है कि उसको सड़ाने गलाने के लिए या खेत को दोबारा प्रिपेयर करने के लिए अगली फसल के लिए, तो मात्र 10 दिन 12 दिन ही मौका होता है, जिसकी वजह से वो आसान तरीका उन्होंने नया अडॉप्ट किया कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली को जला देते हैं खेत में। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और एयर पॉल्यूशन उसकी वजह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉयल हेल्थ डिग्रेडेशन। सॉयल में अगर वही पराली अगर सड़े गले तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरह से मैन्योर क्रिएट होता है, यानी कि नेचुरल कंपोस्ट क्रिएट बनता, ठीक है। बट वो सारी प्रैक्टिसेस धीरे धीरे ट्रेडिशनल वे जो था एग्रीकल्चर वो खत्म होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि किसान जब अपनी फसल की कटाई कर लेता है तो उसके पास पहले टाइम पे जब ट्रेडिशनल वे में खेती हुआ करती थी तो किसानों के पास स्टॉकिंग का सिस्टम हुआ करता था। आज के टाइम पे स्टॉकिंग करने का साधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर छोटे होते हैं और घर दूसरे डिजाइन से मॉडर्न अर्बन एरियाज की तरह से गांव में भी घर बन गए, तो उस तरह के स्पेसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसान को इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉमर्शियल वे में कन्वर्ट हो चुका है कि किसान कहीं ना कहीं लोन लिए रहता है या किसी महाजन से उधार लिए रहता है, तो उसको पैसे को चुकाना होता है। अगला क्या है कि उसकी अपनी घर की नेसेसिटीज इतनी ज़्यादा, बच्चों की फीस देना, एजुकेशन हो गया, दवा हो गया, और कोई नई चीज़ें परचेज करनी है तो उसको इंस्टेंट मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने सारी अनाज को, सारी फसल को औने पौने रेट पे यानी कि गिव अवे रेट पे, थ्रो अवे प्राइस पे बेच देता है, और इसकी वजह से किसान को प्रॉपर रेट्स नहीं मिल पाता। उसके लिए जो समस्याएं हैं उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि जैसे कि आपका कोल्ड स्टोरेज की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, इसकी हमारे यहाँ कमी है, लेक है यानी कि कमी है। उस कमी को हम देखते हैं। इनएडिक्वेट स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज की कमी है। प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लोकल लेवल पे नहीं है। कुछ ही पार्टिकुलर एरियाज में, मोस्टली वेस्ट यूपी में ही, सर्टेन एरियाज में ही फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं। ईस्टर्न यूपी आपका और स्पेशली बुंदेलखंड, वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फुल्ली एब्सेंट है या वैकेंटेड है। कोल्ड चैन इंफ्रा, इनएडिक्वेट जो है कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, मार्केट से लिंकेज नहीं है। उसके अलावा इट अफेक्ट्स पेरिशेबल कमोडिटीज, मोस्टली ये चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, जो बहुत ही कम टाइम में ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आपका जितने भी फसल की चीज़ें मोस्टली आपको देखेंगे
कि कहीं ना कहीं फसल खराब हो जाएगा अगर प्रॉपर उसका कोल्ड स्टोरेज ना मिलने पाए। मिसाल के तौर पे जैसे आपका सपोज दैट कि जितनी हरी सब्जियां हैं, आपके जो इतने फ्रूट्स हो गए, वो सारे के सारे पेरिशेबल कम्युनिटीज़ में हो जाएंगी, तो उनका कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रॉपर उनको मैनेज करना रखना। उसके अलावा जो बर्रोइंग एनिमल्स हैं उनसे बचाना, और स्टॉकिंग के लिए भी लेबर कॉस्ट, ये सब सारी समस्याएं हैं किसानों के लिए। ठीक है, ये एंड रिड्यूसेस फार्मर्स एबिलिटी टू होल्ड प्रोड्यूस फॉर बेटर प्राइस। और फार्मर के पास अपनी जो पर्सनल क्षमता होती है कि पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उन अनाज को अपने पास रख ले, और जब उसका मार्केट में रेट चलने लगे तब वो मार्केट में बेचे, तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत होती है, या उसके घर पे स्पेस नहीं होता कि उसको स्टोरेज के तौर पे रख पाए। नेक्स्ट क्या है कि मार्केट एक्सेस एंड प्राइस रियलाइजेशन। मार्केट एक्सेस एंड प्राइस रियलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों को फसल काटने के बाद। वो प्रॉपर उसका रेट नहीं पाते, बीच में बहुत सारे जो है मीडिएटरीज या बिचौलिए होते हैं, मेनली मज़ा वही काटते हैं, और किसान को अपनी फसल का प्रॉपर दाम नहीं मिल पाता है। एक आरबीआई के सर्वे के मुताबिक, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि फार्मर्स रिसीव्ड ओनली ए थर्ड ऑफ प्राइस कंज्यूमर पे फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो किसान को मात्र 1/3 ही भाग का पैसा मिलता है जो कि कंज्यूमर उसको पे करता है, यानी उस चीज़ को खरीदने में। सपोज दैट 1 किलो सेब की कीमत आपकी 100 रुपीज़ है, तो 1 किलो सेब की कीमत अगर 100 रुपीज़ मार्केट में, तो कंज्यूमर उसको तो 100 रुपये में खरीद लेगा, बट जो पैदा किया जो किसान है, जिसके बाग से आया वो फल, उसको मात्र 30 रुपये ही मिल पाएंगे। ऐसे सब्जी अगर मान के चलिए कि गोभी की कीमत आपकी मार्केट में 30 रुपये है आज के समय पे, क्योंकि ठंडियों में गोभी पैदा होती है, तो किसान के जेब में हार्डली 7 रुपये या 8 रुपया पर केजी गोभी की अमाउंट जाएगी, जबकि जो कंज्यूमर है वो तो 30 रुपये के हिसाब से खरीदता है। तो बीच में ये जो है 20-22 रुपये ये बिचौलिए मात्र वहां से उठा के ला करके मंडी में उतारते हैं, और मंडी से फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, यानी कि रिटेलर्स को। तो होलसेलर और रिटेलर यही 2-3 मिल करके 2-3 स्टेप्स पे ये पूरी मजा काटते हैं, मलाई यही काटते हैं, और किसान को हार्डली 1/3 ही प्राइस मिल पाती है। जब इसके बाद इसके यहाँ बात खाली चल रही है 2 क्रॉप्स की, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की। तो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं, जैसे कि धान, गेहूं, अरहर, सरसों, उसमें कितना लॉस उठाता होगा बेचारा किसान। तो फार्मर्स नॉट गेटिंग फेयर प्राइस, तो फेयर प्राइसेस फार्मर्स को नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडिएरीज। जो बिचौलिए हैं वही मेनली मजा काटते हैं उसका। एंड इनएडुकेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमारे पास कमी है। प्रॉपर मंडी का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा वेल एडवांस नहीं है। वेस्ट यूपी को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मंडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहीं पे आहत वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जगह जगह हर 5-10 किलो पे मंडी हो, वहाँ किसान अपने माल को लेकर के जाए और गवर्नमेंट निर्धारित रेट पे उसको बेचा जाए, ऐसा नहीं अप्लाई होता है। ओनली वेस्ट यूपी में ही अप्लाई होता है, पूरे यूपी में। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो आपका वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कवरेज। क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कवरेज की अगर बात करते हैं तो किसान को अपने फसल के इनपुट्स को खरीदने के लिए, या मोटर्स हो गया या डीजल या जो भी कॉस्ट है, तो क्रॉप्स के से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग है, उसके लिए कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन फार्मर सेक्टर से लोन लेता है। और वो फार्मर सेक्टर से लोन नहीं ले पाता, वजह यह है कि ज़्यादातर फार्मर हमारे पास 92% उत्तर प्रदेश में स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं। वो डायरेक्टली इतना पढ़े लिखे नहीं होते, या वो एक्सेसिबल नहीं है गवर्नमेंट से। और ये भी एक कहना है लोगों का कि अगर हम गवर्नमेंट्स के यहाँ से 100 रुपये का लोन लेते हैं तो 30 रुपया मैनेजर या बड़े बाबू या फला डिका खा जाते हैं, या बीच में दलाल होते हैं जो ये स्कार को करवाते हैं गांव लेवल पे, और 70 रुपया ही किसान को मिल पाता है। तो किसान आसान तरीका समझता है कि जो आजू बाजू में जिनसे आसानी से वो कम्युनिकेबल हो सके, महाजन टाइप लोग, उनसे लोन ले लेता है। तो इन फार्मर सेक्टर से लोन लेने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है उत्तर प्रदेश में। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स स्टिल स्ट्रगल विद फार्मर क्रेडिट एक्सेस। फार्मर क्रेडिट एक्सेस का मतलब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर सिस्टम्स है
जैसे कि आपका कोई बैंक हो गया, कोई आपके क्रेडिट देने वाली, लोन देने वाली एजेंसी हो गई, उससे लोन ना लेकर के लोकल महाजन से लेते हैं। इनडेप्टेड फार्मर से स्टिल कमिटेड सुसाइड। और किसान जब अपनी लोन को पूरी नहीं कर पाता तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है सिवाय सुसाइड के तौर पे, सुसाइड करने के। इसलिए किसान ये समझता है कि हम फेल हुए जिंदगी से ही, अगर हम टाइम पे लोन नहीं पे कर पाते तो हमको सुसाइड कर लेना ही बेहतर होता है। मिसाल के तौर पे एक किसान ने अभी झांसी में अपने आप को किसी पेड़ से लटका के मार लिया था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक एरिया झांसी, वहां पे तो अनसीजनल रेन काजेज फ्लड इन हिज फील्ड। ठीक है, पैडी फील्ड में, यानी कि जो किसान की जो धान की फसल थी वो पूरा का पूरा जब हार्वेस्टिंग का समय आया तो उस पूरे की पूरी फ्लड, एक तरह से वहां पानी लग गया और पूरी फसल सड़ गल गई, जिसकी वजह से किसान लोन लेकर के कर्ज में डूबा हुआ था और उसने सुसाइड कर लिया। कहाँ की बात है? झांसी के किसान की बात है, ये न्यूज में थी। तो पैडी रेडी टू हार्वेस्ट, जबकि उसका जो धान की जो फसल है वो फुल्ली तैयार थी काटने के लिए, उसी बीच में बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो मैंने यही मेंशन किया कि आपका इरिगेशन डिपेंड्स ऑन वगरीज ऑफ मानसून, बट मैं ये कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वगरीज ऑफ नेचर। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वगरीज ऑफ नेचर। खेती बाड़ी पूरी की पूरे नेचर या परमात्मा के द्वारा निर्धारित होती है। जब वो फसल तैयार हो गई, कटिंग का समय आ गया, तो वहां पे बारिश हो गई और वो पूरी फसल उसी में डूब गई, वो तबाह या बर्बाद हो गई फसल। वो लोन में कर्ज में डूबा हुआ था, उसको ये आशा थी कि इस फसल को काटने के बाद, बेचने के बाद, हार्डली 15 दिनों के बाद उसके बेटी की मंगनी भी थी। उन दोनों समस्याओं से वो इतना पीड़ित हो चुका कि वो नेचर से लड़े कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फेल्योर से लड़े। एक तो नेचर का ऑपरेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल्योर, इन दोनों ने मिलकर के उसको मार डाला। उसने सुसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल्योर ने ही उसको मार डाला और वो बाध्य हो जाता है इस तरह की सुसाइड या हैंग टू डेथ। जबकि और किसी प्रोफेशन में हम नहीं देखते कि लोग आसानी से जाके अपने आप को मार ले, बट किसान आज भी कहीं ना कहीं स्टिल कमिटेड सुसाइड। इसलिए मैंने सारी समस्याओं जो यूपी या इंडिया लेवल पे किसी ना किसी डायमेंशन में यहाँ पे कैची कर दी है, कवर कर दी है उसको। तो अभी बुंदेलखंड में आप देखेंगे बहुत भारी मात्रा में यूपी के अदर जगहों के मुकाबले में सुसाइड का रेशियो हाई है। वजह क्या है? एक तो पॉलिसी फेल्योर कहा जाएगा, दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं वगरीज ऑफ नेचर। नेचर डिसाइड करती है कि आपके घर में कितना अनाज आएगा या आपकी अमीरी और गरीबी। आपकी फसल रेडी है और नेचर उसको तबाह कर देती है, कभी साइक्लोन, कभी पाला, तो कभी हेल स्टॉर्म। इस तरह के बहुत सारे प्रकोप आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और किसान की पूरी मेहनत नेचर डिसाइड करती है, नंबर एक। दूसरे नंबर में वो जिस समाज से बिलोंग करता है वहां सारी चीजें, सोशल प्रेशर और सोशल फेनोमेना भी डिसाइड करती है कि अगर किसी के यहाँ बैंक के एजेंट पहुंच गया कि आपने लोन लिया था, ये लोन क्यों नहीं चुकाया, तो समाज को क्या रिस्पांस देगा, समाज के सामने क्या चेहरा दिखाएगा। इसलिए वो इससे इतना ज्यादा आहत हो चुका होता है और वो फाइनली सुसाइड कर लेता है, जैसे कि अभी झांसी के एक पार्टिकुलर किसान ने सुसाइड कर लिया था। और इस तरह के केसेस आज भी प्रचलन में है, बहुत सी जगहों पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल एडॉप्शन या टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, यूपी की बात करें या इंडिया की बात करें, एग्री टेक पेनिट्रेशन रिमेन्स लो। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन या यूसेज बहुत कम है, चाहे इंडिया की बात करिए या यूपी की बात करिए। डिजिटल डिवाइड एंड लेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कंटिन्यू टू हैम्पर मॉडर्न एग्रीटेक एडॉप्शन। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि जो किसान है वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते, वो डिजिटल लेवल पे उतना ज़्यादा उनको नॉलेज भी नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करेंगे। इस तरह की समस्याएं आज भी हम देख सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिटी, मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस इंक्रीजिंग ड्यू टू एमएसपी लाइक मेजर्स। एमएसपी मेजर का मतलब
कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है टोटल 24 क्रॉप्स के लिए, बट मोस्टली जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका धान और गेहूं के लिए है। फाइनली किसान को ज़्यादा श्योरिटी लगती है या एक तरह से सुनिश्चित हो जाता है किसान कि अगर हम धान बोएंगे या गेहूं बोएंगे तो हमको उसका कहीं ना कहीं दाम मिल जाएगा प्रॉपर, जितनी हम मेहनत करेंगे या जितना पैदा कर लेंगे। बाकी क्रॉप्स के लिए उतना ज़्यादा वो सुनिश्चित नहीं होता, इसीलिए बाकी क्रॉप्स को छोड़ करके वो ओनली एक क्रॉप की तरफ मूव किया जा रहा है, पैडी और व्हीट। वजह क्या है? आपका एमएसपी का निर्धारण। मेजर स्पेस फॉर फोडर क्रॉप्स की अगर बात करें तो जो फोडर क्रॉप है, जो चारे हैं, यानी कि जो लाइव स्टॉक्स रैंचिंग है, उसकी तरफ भी किसान ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि वो भी इसके पास बेस्ट ऑप्शन है कि मिक्स्ड फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करे, ना कि ओनली क्रॉपिंग का प्रैक्टिस। प्रियोरिटी इज गिवन टू फूड क्रॉप से, मोस्टली वो फूड क्रॉप पे ही आधारित या एक तरह से उस पर निर्भर होता है। पल्सेस, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फेसेस मार्केट अनसर्टेनिटी। मार्केट अनसर्टेनिटी का मतलब इन क्रॉप्स में कहीं ना कहीं एमएसपी का निर्धारण गर्च गवर्नमेंट करती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता या गवर्नमेंट के कांटे नहीं लगते उनको खरीदने के लिए, तो इनकी प्राइस या इनका मार्केट जो है वैल्यू कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। किसान सुनिश्चित नहीं है कि हमें कि एग्जैक्टली अगर कोई फसल पैदा करते हैं जो कि आपका पल्सेस से रिलेटेड है, ऑयल सीड से, हॉर्टिकल्चर यानी कि वेजिटेबल, उसका रेट घटेगा बढ़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मीडिएटर जो बिचौलिए हैं वो खा जाएंगे, जिसके कारण किसान इस तरह के उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि दूसरे क्रॉप्स के तरफ अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। वो इधर हिम्मत नहीं जुटा पाता बढ़ने के लिए कि जैसे लाइव स्टॉक्स हो गया या आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे आइटम्स हो गए, या उसके अलावा हॉर्टिकल्चर यानी कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसके पास ऑप्शंस हैं, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि दूसरी डायरेक्शंस में अपने आप को मूव करके दूसरे साधन से या मल्टीपल जो है वे से इनकम का सोर्स जनरेट करे। लो प्रोडक्टिविटी एंड रीजनल वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें पूरे यूपी की, तो इंडिया के मामले में कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से बहुत कम है। यहाँ प्रोडक्टिविटी दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो पर हेक्टेयर लैंड, एक तो पर कैपिटा, यानी एक किसान कितना प्रोडक्टिविटी करता है, कितना यानी कि अनाज वो पैदा कर ले जाता है। दूसरा कंडीशन यह है कि एक पार्टिकुलर हेक्टेयर ऑफ लैंड से कितने अनाज पैदा हो जाते हैं। ये दोनों केसेस हैं। हम यहाँ पे ओनली हेक्टेयर ऑफ लैंड से देखते हैं कि एक पार्टिकुलर पैच ऑफ लैंड से कितना अनाज पैदा होता है यूपी की कंडीशन में, और उस अनाज को फिर हम मनी वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि अलग अलग एरियाज की बातें हैं क्या। अगर यूपी की बात करें, हमारे पास डेटा बहुत पुराना है यहाँ पे, जो कि नया डेटा कहीं मिल नहीं पाया। मैंने बहुत सारे मतलब खंगाल लिए गूगल पे, जितने भी ऑप्शंस थे या गवर्नमेंट की साइड है, तो नया डेटा नहीं मिला। तो मान के चलिए कि 2007-8 की अगर हम डेटा ले लेते हैं तो 37,000 रुपये का अनाज पैदा करता था किसान 1 हेक्टेयर जमीन से एक साल में। 1 हेक्टेयर जमीन से किसान एक साल में 37,000 रुपये का अनाज पैदा करता था एक साल में। तो एवरेज एग्री प्रोडक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 2007-8 वाज 36,600 टन। 36,610 का मतलब 37,000, मोटा मोटा ले लीजिए, कितना? 37,000। समझने में आसानी हो आप लोगों को, 37,000। 1 हेक्टेयर लैंड से 2007-8 में मान लेते हैं कि यूपी का किसान 37,000 रुपये का अनाज पैदा करता था। अगर वेस्ट यूपी की बात करते हैं कि 2007-8 में किसान कितने रुपये का अनाज पैदा करता था 1 हेक्टेयर लैंड से, तो 50,000 रुपये का अनाज पैदा करता था वेस्ट यूपी का किसान। जबकि बुंदेलखंड का किसान वही एक साल में 1 हेक्टेयर जमीन से 15,000 रुपये का ही अनाज पैदा कर पाता था। इसका मतलब कि 3 गुना यहाँ की बुंदेलखंड का किसान वेस्ट यूपी के मुकाबले में कम पैदा करता था अनाज। ठीक है, 3 गुना कम है रुपये का अनाज पैदा करता था बुंदेलखंड का किसान वेस्ट यूपी के मुकाबले में। अगर स्टेट का एवरेज आपका 37,000 रुपये पर हेक्टेयर है,
तो आपका सेंट्रल यूपी दूसरे नंबर पे था, आपका ईस्ट यूपी तीसरे नंबर पे था। इस तरह से सेंट्रल यूपी, ईस्ट यूपी ये दोनों आपकी स्टेट ऑवरेज से कम है। इसका मतलब अगर वेस्ट यूपी को हटा दें तो हमारे यहाँ का जो ऑवरेज है बहुत ही लो हो जाता। तो 1 हेक्टेयर से बहुत कम अमाउंट हम आपका इनकम कमा पाते हैं जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, कंपेयर टू अदर जगहों के। यूपी जीडीपी 25 लाख करोड़ 2023-24। वहीं पे दूसरे साइड में अगर हम कैलकुलेट करें तो यूपी की जो जीडीपी है 2023-24 में कितनी थी? 25 लाख करोड़ रुपए थी। तो 25 लाख करोड़ 2023-24 में उत्तर प्रदेश की अगर जीडीपी थी, हमने जीडीपी को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से में यूपी की जीडीपी की भागीदारी 6.35 लाख करोड़ था। कितना था? 6.35 लाख करोड़ था। इसका मतलब यूपी की प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी में भागीदारी 6 लाख करोड़ थी, जबकि यूपी की टोटल जीडीपी आपकी 2023-24 में 25 लाख थी। तो 6 चौके 24 यानी कि 25% लमसम भागीदारी आपका प्राइमरी सेक्टर में हो गया। कितना हो गया? 25% भागीदारी हमारा प्राइमरी सेक्टर में हो गया। इस 25% में ओनली क्रॉप्स की बात चल रही है। यहाँ पे क्रॉप सेक्टर, क्रॉप का मतलब लाइव स्टॉक इंक्लूड नहीं किया गया, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड नहीं किया गया, ओनली फसल की अगर बात करें तो यूपी के 25,000 जो लाख करोड़ जीडीपी है उसमें 3.96 लाख करोड़ रुपया क्रॉप सेक्टर का था भागीदारी। तो अगर इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो 15% लमसम यूपी के जीडीपी में क्रॉप सेक्टर की भागीदारी है। कितना? 15%। तो यूपी की जीडीपी में क्रॉप्स की भागीदारी कितनी है? 15% है। जबकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी क्या है? बहुत भारी मात्रा में 68% चली जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस किया अलग अलग सेक्टर्स को। अब हमारा यूपी से ही संबंधित जो अगली क्लास होगी वो होगी उत्तर प्रदेश में, इसका समस्या का समाधान क्या है, यानी सजेशंस एंड गवर्नमेंट्स के स्टेप्स है। गवर्नमेंट ने जो अभी हाल के दिनों में एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे यहाँ किसान ने सुसाइड किया तो लोन वेवर की भी स्कीम चलाई जाती है टाइम टू टाइम, या इस तरह से बहुत सारी स्कीमें भी चलाई जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो उन समस्याओं का समाधान क्या है, ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।